नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर मुनाफा वसूली के साथ कल कारोबार होता हुआ नजर आया। सोने में 2% तो चांदी में 5% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि यहां पर तेजी फिर से लौटती हुई नजर आई है। जिस तरह की स्टेटमेंट यहां पर यूएस से है कि किसी भी वक्त वहां पर फिर से जो कॉन्फ्लिक्ट है जारी हो सकता है अगर ईरान यहां पर नेगोशिएशन पीस डील पर हामी नहीं भरता तो। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं, मेरा एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान एंड कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज सुनील कटके। सबसे पहले बात यहां पर कच्चे तेल से कर लेते हैं। मोहम्मद, जिस तरह से हमने यहां पर मार्केट्स को मूव करते हुए देखा है, एज ऑफ नाउ आप किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखेंगे? क्योंकि काफ़ी हद तक मार्केट्स यूएस की स्टेटमेंट्स को यहाँ पर वॉच कर रही है। यूएस इन्वेंट्री डेटा आज यहाँ पर आने वाला है और डॉलर की जो वीकनेस है उसका तो असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा ही है। मनीषा जी, आज के लिए तो यूएस क्रूड इन्वेंट्री काफी क्रूशियल होगी, बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी देखा है क्रूड इन्वेंट्रीज, कमर्शियल क्रूड इन्वेंट्रीज आर 452 मिलियन बैरल्स के आसपास हैं। आज अगर ज्यादा ड्रॉ होता है तो दैट वुड अगेन सी ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। और मुझे लगता है कि जितना मतलब यूएस ईरान का ट्रेड नेगोशिएशन की बात चल रही है और फाइनेंशियल मार्केट, जो बॉन्ड सेल ऑफ जो दिखा रहा है, तो वो यूएस मार्केट काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस से दिख रहा है। एंड 4.6 या अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो वो 5.2 के आसपास चल रही है, तो ये काफी स्ट्रेस लगता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई फील के शायद री एस्केलेशन ना हो और नेगोशिएशन हो सकता है। सो बिकॉज जो बॉन्ड मार्केट्स जो इंडिकेट कर रहा है, तो उससे तो यूएस मार्केट्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में दिख रहा है, तो उसकी वजह से नेगोशिएशंस हो सकते हैं। इमरान, साथ ही साथ आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस? बिकॉज ज़्यादातर लोगों को लगने लगा है कि अगर पीस डील नहीं होती है तो एक वर्स्ट केस सिनारियो आप कैसे देखते हैं, और अगर एक पीस डील हो जाती है इस महीने के एंड तक, मिड जून तक भी, तो क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए, एक तो है कि इन्वेंट्री लेवल ओवरऑल ओईसीडी कंट्रीज में काफी पिछले 2-3 महीने में काफी गिरा है, और जिस रेट से गिर रहा है, तो 4 बिटवीन 3.5 टू 4 मिलियन बैरल्स पर डे से गिर रहा है, व्हिच हैज बीन द हाईएस्ट रेट्स। और इसके हिसाब से तो यूएस इन्वेंट्रीज जो है वो अलार्मिंग लेवल पे मिड जून तक पहुंच जाएंगी। ओईसीडी कंट्रीज में भी अलार्मिंग लेवल मिड जुलाई तक पहुंच जाएंगी। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत भी री एस्केलेशन हो जाता है तो ब्रेंट प्राइसेस 125 से 130 बैरल्स के बीच में इजीली ट्रेड करेंगे। अब इम्पैक्ट ये हो सकता है कि 125 130 पे हम ज्यादा डिमांड डिस्ट्रक्शन देख लेंगे ओवरऑल साउथ एशियन या मेजर डेवलपिंग वर्ल्ड में। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इंडिया के टर्म्स में या चाइना के टर्म्स में, वेयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स और क्रूड ऑयल डिमांड हैज डिक्लाइन बाय ओवर 20%। तो मुझे लगता है जितना जितना प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, डिमांड डिस्ट्रक्शंस विल विजिबली स्टार्टेड टू सी इन द ओवरऑल, एंड दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन, मतलब फिर वहां से प्राइसेस उतना ज्यादा नहीं बढ़े। जस्ट इन केस एक और सिनेरियो ये क्रिएट हो सकता है कि जो एक और चोक पॉइंट है यमन वाला, अगर वहां से कुछ मतलब वो चोक पॉइंट अगर एक्टिवेट नहीं होता है, अगर हो जाता है तो फिर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा और ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज तो आई बिलीव के अगर थोड़ा बहुत भी रीएस्केलेशन होता है तो ब्रेंट प्राइसेस 125 से 130 डॉलर्स के बीच में आराम से आ सकते हैं। हम्म एक एवरेज अगर इस साल की देखनी हो इमरान, तो वो क्या होगी? आई फील अब ये ऑल डिपेंड्स है कि और कितना ये नेगोशिएशन या जितना भी डेडलॉक टर्म्स है और कितना दूर जा सकता है। आई डोंट फील कि ये बियॉन्ड लाइक जून के आगे, बिकॉज उसके बाद इन्वेंट्री ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल काफी अलार्मिंग लेवल पे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जून तक तो एक कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए। एंड आई फील ब्रेंट प्राइसेस शुड बी अराउंड बिटवीन 100 टू लाइक ईयर एंड में बिटवीन 100 टू 105 का एवरेज होना चाहिए। 100 टू 105 का एवरेज आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। डिमांड डिस्ट्रक्शन की आपने यहाँ पर इमरान बात की है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, हमने 2 फ्यूल हाइक्स देख ली हैं। आगे किस तरह का सिनेरियो इंडिया में पैन आउट होता हुआ देखेंगे? देखिए, अब जैसे एक और जो न्यूज़ था, मतलब रशिया का वेवर सैंक्शंस वेवर हो गया है। जस्ट इन केस एक एडवांटेज होता अगर सैंक्शन वेवर नहीं होता, तो हम रशियन उरल जो प्राइसेस हैं वो काफी डिस्काउंट में आ जाता, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। बट जस्ट इन केस नाउ दैट एक महीने के लिए और ज्यादा लाइक रशियन वेवर कर दिया है, तो रशियन क्रूड ऑयल जो है वो डिस्काउंट में ट्रेड नहीं हो रहा है, वापस एट पार विद ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई हो रहा है। तो दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन
ओवरऑल इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट, जो कि हमने देखा कि मार्च में 114 के आसपास थी, जो एंड अप्रैल मई में लाइक मई में शुड बी अराउंड 105। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर प्राइसेस ऊपर रहे तो रिटेल प्राइसेस मुझे लगता है कि और 10 से 12 रुपए विद इन लाइक इन फेजेस 10 से 12 रुपए और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि अगर हम रिटेल प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे। इन्फ्लेशन की चिंताएं ऑलरेडी यहाँ पर आने लगी हैं और ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ जो रेट हाइक है वो इन रिलेशन टू एक्चुअल क्रूड ऑयल प्राइस हाइक के हिसाब से थोड़ी कम है, लेकिन आई गेट योर पॉइंट ऑन दैट। इमरान, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वर्स्ट केस सिनेरियोज यहाँ पर ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मिड जून एंड तक भी यहाँ पर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता हुआ देखा, अगर स्थिति यहाँ पर काबू में नहीं है, तो चिंता की बात आगे जाकर फिर से है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले हैं और वो सारे के सारे मूव्स नीचे की साइड हैं। हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं। राजेश जी नमस्कार। मुनाफा वसूली है सोने चांदी के प्राइसेस में। ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद भी हमने प्राइसेस नीचे आते हुए देखे हैं। कैसे देखते हैं एक तो प्राइसेस, और काफ़ी सारे मेजर्स हमने सोने में चांदी में ड्यूटी के बावजूद भी बनते हुए देखे हैं। क्या बाजार अब थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आया है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण रेट तो नीचे आया है मनीषा जी, लेकिन ओवरऑल देखिए भारत में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से अभी इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज हुई है और उसके बाद थोड़ा सा डॉलर भी हमारा रुपया भी कमजोर हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट भारत में तो कुछ दिख नहीं रहा है। भारत में तो वही रेट है जो चल रहे थे। इनफैक्ट 1,52,000 के आसपास का रेट था, वो आज 1,62 के आसपास का रेट है, क्योंकि ड्यूटी और वीकनेस के कारण ये इंडियन मार्केट में हो रहा है। और मार्केट में वैसे भी मतलब इंडियन मार्केट में देख रहा हूँ तो ओवरऑल एवरेज ही फिजिकल मार्केट चल रहा है। सब बहुत ज़्यादा बूम या बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो मुझे लगता है कि भारत के सभी नागरिक काफ़ी उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो इम्पैक्ट मार्केट में दिख रहा है। आप कह रहे हैं ओवरऑल बाइंग में गिरावट है काफ़ी हद तक। इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ये बता रहे हैं कि 50-60% जैसी गिरावट शायद हम इस महीने में यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल मनीषा जी, मैं ऑल ओवर इंडिया से रिपोर्ट ले रहा हूँ उसी के लिए, और मोस्टली साउथ में तो उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। साउथ में एवरेज ही है जो पहले फिगर्स थे, लेकिन पर्टिकुलर नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट में तीनों तरफ काफ़ी इम्पैक्ट दिख रहा है। और इस वजह से ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो पूरे इंडिया लेवल पे 20-25% का डिफरेंस करीब करीब नीचे आते हुए दिख रहा है ओवरऑल जो डिमांड है उसमें। और मनीषा, इसमें एक और तकलीफ फिलहाल इंडस्ट्री में चल रही है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिलहाल जो जो रेट्स है वो 2 रेट्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट थोड़ा हावी होते हुए दिख रहा है मार्केट में। और इस वजह से शायद जो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आज अगर मैं देख आपके सामने जब मैं चैनल पे बैठा हूं तब 1,61,90,000 का 1 केजी गोल्ड आता है अगर मैं विद जीएसटी लेता हूं तो, और वही ग्रे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है 1,52,00,000 में। मतलब कहीं ना कहीं 10 लाख के आसपास का एक ह्यूज डिफरेंस सिर्फ 1 किलो के पीछे। तो ये एक चिंता का विषय हम लोग के लिए सता रहा है। और मतलब यही एक सवाल है कि ईमानदार आदमी कब तक ईमानदार रहेगा, ऐसी एक परिस्थिति में आके मार्केट खड़ा हो चुका है। दैट इज अ वेरी डेंजरस इन कमिंग डेज। ऑलराइट, यानी कि कुछ चिंता ऑलरेडी यहाँ पर बननी शुरू हुई है। जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, हमने ग्रेक मार्केट यहाँ पर डेवलप होते हुए देखी है। राजेश जी, आगे जाते हुए ये भी देखने को मिलेगा कि एज ऑफ नाउ तो मई जून वैसे भी थोड़े से वीक महीने माने जाते हैं कि कोई शादी ब्याह नहीं है। आगे जाके बाय द टाइम हम मिड जून, जून एंड जुलाई अगस्त की तरफ जाएंगे, फिर कैसी स्थिति यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जून और जुलाई वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा नॉर्मल से एवरेज से थोड़ा सा कमी, इंपोर्ट भी कम होता है और ओवरऑल डिमांड भी कम होती है। अगर मैं लास्ट ईयर का फिगर इसी समय का देखता हूँ तो मई में कुछ 30 टन के आसपास हमारा इंपोर्ट हुआ था 2025 में, तो इस बार उससे भी कम है। और जून 25 टन लास्ट ईयर का फिगर है, जुलाई का भी 40-42 टन का ही फिगर है। तो ये 2-3 महीना, क्योंकि क्या उसके पीछे रीजंस भी बहुत होते हैं। एक्चुअली अभी शादी की सीजन्स की खरीदारी पहले हो चुकी होती है, जून के बाद मई के बाद लास्ट में खरीदारी थोड़ी कम होती है। स्पेशली जून में बच्चों की स्कूल शुरू होती है, लोग वैकेशंस पे जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ आने के वजह से थोड़ा सा डिमांड में एक एवरेज डिमांड रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेरियस एसोसिएशंस, ज्वेलर्स हमें बताते जा रहे हैं, चाहे वो बुलियन बैंक को लेकर है या फिर सरकार से ये अपील है जो आपने भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट को कम करके ज्वेलरी की तरफ से यहाँ पर शायद तवज्जो देनी चाहिए। किस तरह की मीटिंग्स, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग आगे जाकर अब क्या चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है?
यस, कंटिन्यूसली हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमारी बातचीत चल भी रही है। और इनफैक्ट हो सकता है आज हमारी कुछ मीटिंग भी हो इस सब्जेक्ट को लेके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट और दोनों चीज़ों के लिए, मतलब गवर्नमेंट और देश और मार्केट तीनों को एक बैलेंस तरीके से हम लोग संभाल पाए। क्योंकि जब ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी तो मुझे आज भी याद है 2021 में कुछ 10-11% के आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी थी, जो 2022 में उसको 15% कर दी थी। और उसी समय में याद है मुझे 1,000 टन, जो हाईएस्ट पूरे एक साल का सबसे हाईएस्ट अगर इम्पोर्ट पिछले 5 साल में हुआ था तो 2021 में हुआ था 1,058 टन। तो कहीं ना कहीं यही मानना है कि सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इम्पोर्ट कम होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी हमें एक्सपोर्ट पे ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके। और शायद जिस तरीके से गवर्नमेंट चिंतित है, क्योंकि नो डाउट हमारा रुपया अगर कमजोर होता है तो हमारी ही वैल्यू कम होती है, उसमें इंक्लूडिंग एज अ इंडिविजुअल मेरी भी साख कहीं ना कहीं देश के साथ लगी पड़ी है। तो हम तो निश्चित तौर पे देश के साथ है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि बहुत पैनिक मोड पे मार्केट है। और काफी ज्वेलर्स लोग काफी निराश है या डिसअपॉइंटेड है। कुछ लोग तो दुकानें बंद करने की भी सोच रहे हैं। इंडस्ट्री से जो हमारे कारागिर हैं वो पलायन करके अगर चले जाते हैं, उनके पास एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ बात करके इस का हल निकाला जाए और सरकार की बात भी मानी जाए, राष्ट्र हित में सोचा भी जाए, राष्ट्र हित परम धर्म भी बने और साथ ही साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री भी सर्वाइव भी कर सके। राजेश रोकड़े जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के। तो क्लियरली काफ़ी कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में, लेकिन जहाँ तक डिमांड की बात है 25% की गिरावट यहाँ पर है। और जो बड़ा मुद्दा फिलहाल निकल के आया है वो रेट्स का है। जैसे उन्होंने कहा कि एक ग्रे मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और 2 रेट्स एज ऑफ नाउ मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ तक सोने की बात है, तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर चिंता का विषय है। लेकिन एक प्राइस सेंस भी ले लेंगे। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज सुनील काटके हैं। सुनील, बहुत समय बाद आपको देख के खुशी है, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से? जी नमस्कार मनीषा जी। आई थिंक आज का जो अंडरटोन है वो थोड़ा बेरिश है गोल्ड को लेके, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में ये 7 हफ्ते के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड हैं। तो डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है वो तकरीबन 6 हफ्ते के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यूएस ट्रेजरीज में जो इजाफा देखने को मिला वो भी 16 साल के हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो ऑब्वियसली जो नॉन यील्डिंग एसेट क्लासेस हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, उस पर थोड़ा दबाव है। और मुझे लगता है कि जो यूएस ईरान का सिचुएशन है वो भी अभी भी फ्रेजाइल है। एक तरफ जेडी वांस बोलते हैं कि नेगोशिएशन ऑन द कार्ड्स है, और ऑन दी अदर हैंड वी आर सीइंग ट्रम्प बोलते हैं कि भाई अगर अग्रीमेंट जल्दी नहीं होता है तो हम एस्केलेट करेंगे। तो एक हेडलाइन ड्रिवन सिनारियो बन चुका है। बट मुझे लगता है मार्च में भी हमने गोल्ड को एक बार $4,000 के आसपास आते हुए देखा था। तो गोल्ड एक लेवल बना सकता है जहां पे 4,100 4,200 का एक बेस बना सकता है। तो मुझे लगता है करंट सिनारियो में जहां पे वेरी शॉर्ट टर्म में एक अग्रीमेंट रीच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो दबाव रहेगा, क्योंकि फेड भी मुझे लगता है हॉकी स्टोन बरकरार रखेगा। इंटरेस्ट रेट्स को लेके भी ऑन दी हायर साइड रहने की जो गुंजाइश है उससे भी गोल्ड और सिल्वर पे जो दबाव है तो थोड़ा प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा। बट हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में रुपया जो डिप्रिशिएट हो रहा है उससे उतना ज्यादा फॉल इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है जितना इंटरनेशनल मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। नियर टर्म में प्राइस सेंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डॉलर टर्म में $4,200 तक का एक लेवल मुझे लग रहा है कि देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से और एक $250 का करेक्शन। इंडियन मार्केट में हम देखते हैं तो तकरीबन 1,54,000 यानी और 4 से 4,500 पॉइंट का करेक्शन गोल्ड में हम देखने को मिल सकता है। चांदी में इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू $74। मुझे लगता है $70 का एक बेस बना सकता है, क्योंकि एनी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी अगर डॉलर मजबूत होता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है। तो आज भी ₹1,200 के आसपास डाउन साइड खुला है, 2,69,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है सिल्वर भी एक बेस 2,50,000 के रेंज में बना सकता है, क्योंकि डॉलर में अगर मजबूती ऐसी ही बरकरार रहेगी तो चांदी और सोने दोनों के प्राइसेस पे जो है दबाव देखने को मिल सकता है। बट फंडामेंटली अगर चांदी का हम देखते हैं तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरली डेफिसिट में है। फिजिकल डिमांड मेरे ख्याल से सोलर एनर्जी फ्रंट पे हो गया या इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर्स की तरफ से बरकरार रहेगा। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू उसका एक बाइंग साइड रहेगा $70 के आसपास अगर आता है तो। बट फॉर नाउ अगर 2-3 दिन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है $2 से $4 का करेक्शन इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडियन मार्केट में अराउंड 8 से 10,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। रुपए पर आपका क्या सेंस है? क्योंकि इनिशियल कमेंट्स में आपने यहाँ पर रुपए की बात करी है, जिस तरह की गिरावट है, लगातार ऑल टाइम लोज बनते हुए नजर आए हैं। आज भी एक नया लो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। ऑलमोस्ट 3/10% की गिरावट के साथ कारोबार 97 बहुत दूर नहीं।
जी, लुक्स लाइक दैट। आई मीन जिस पेस पे रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, 97 डज नॉट लुक लाइक अ फार फेच्ड नंबर। अभी ऑलरेडी 96 एंड हाफ के ऊपर है। जब तक एनर्जी प्राइसेस हाई साइड रहेंगे तो मुझे लगता है कि रुपए पे दबाव रहेगा। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग देयर बेस्ट टू ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल। उन्होंने अपील भी किया हुआ है, बीट बाइंग गोल्ड हो गया या तो बीट यूजिंग ऑफ एनर्जी, जैसे पेट्रोल का यूसेज कम करने के बारे में बात हो गया। तो समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा प्रेशर तो रहेगा। जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है तो थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा, और $97 का मुझे लगता है कि नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। मेटल्स आप कैसे देखेंगे सुनील, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली जारी है। कॉपर को देखा जाए तो 2 हफ्ते के लोज पर कारोबार है। एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन जो पिछले हफ्ते की तेज़ी थी मेटल्स की, वो इस हफ्ते यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है। जी, मुझे लगता है अगर मार्च का प्राइस कंपेयर करते हैं तो इंडियन मार्केट में 1100 के आसपास था। अभी $1330 के आसपास चल रहा है। आज थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट है, ₹4.5 डाउन खुला है। बट अगर हम एलएमई के प्राइसेस देखते हैं तो अभी भी वो नियर ऑल टाइम हाई के आसपास है। चाइना का जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सपोर्ट बैन है, उससे भी जो ग्लोबल कॉपर रिफाइनिंग कैपेसिटी है उस पर इम्पैक्ट है। और चिली का भी जो आउटपुट है कॉपर का, वो ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 6% डाउन है। तो मुझे लगता है कॉपर अगर थोड़ा करेक्ट होता है तो अगेन उसमें ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड जो है एआई, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, ईवी की तरफ से कॉपर में मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति कॉपर में रहेगी मीडियम टर्म अगर हम देखते हैं तो। अल्यूमिनियम अगर हम देखते हैं तो अगेन अल्यूमिनियम प्राइसेस हैव आल्सो अप्रिशिएटेड, बट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई में तकरीबन 7% तक का इम्पैक्ट आया हुआ है, और जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन का उसमें 3% का इम्पैक्ट आया है। तो मुझे लगता है जब तक ये यूएस और ईरान का डील नहीं होता है तब तक मुझे लगता है बाय ऑन डिप का सिनारियो अल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकता है। तो 380 375 का रेंज अगर आता है तो अल्यूमिनियम में एक बाय साइड एंट्री देखने को मिल सकती है डोमेस्टिक मार्केट में। सुनील, एक फाइनल सवाल यहाँ पर क्रूड ऑयल पर, और इमरान जैसे हमें कह रहे थे कि 95 105 जैसी एक रेंज यहाँ पर बन सकती है, एक एवरेज प्राइस हो सकता है इस साल के लिए। आपको क्या लगता है एक नियर टर्म लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्रूड में क्या होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है देखिए प्री वॉर का अगर हम प्राइस देखते हैं तो अराउंड $70 बैरल के आसपास ब्रेंट था। अभी 110 बैरल के $110 पर बैरल के आसपास है ब्रेंट। इंडियन मार्केट में 10,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर ये डील हो जाता है तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं मिलेगा। एक $90 का बेस शायद ब्रेंट बना सकता है, बिकॉज हमको जो सप्लाई नॉर्मलाइजेशन है उसमें 6 से 8 महीने या साल भर भी लग सकता है। तो इमीडिएटली हमको नहीं लगता है कि जो प्री वॉर प्राइसेस थे $70 के आसपास पहुंचेगा। $90 का एक नया बेस बनाएगा अगर ये रिजॉल्व हो जाता है मैटर। अगर ये फिर से एस्केलेशन का एक मोड लेता है तो मुझे लगता है अभी जो $110 पर बैरल हम देख रहे हैं ये अराउंड $125 to $130 तक का, यानी और 20 से $25 पर बैरल का अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन वेदर यूएस एंड ईरान कम टू अग्रीमेंट इन द नियर टर्म। फेयर पॉइंट दैट। सुनील, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी रखने के लिए। तो ऑफकोर्स काफ़ी कुछ वॉच करने के लिए है इंटरनेशनल क्यूज़ के हिसाब से, रुपए में यहाँ पर, और ऑफकोर्स कच्चे तेल में जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर है उसका इम्पैक्ट हमने अक्रॉस एसेट क्लासेस आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो बॉन्ड है, करेंसी है, इक्विटीज़ है। और आप देख सकते हैं कि आज का दिन भी यहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार में आज भी बनता हुआ नजर आया है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।